जेंजो शिबाता एक कुश्ती पहलवान है जो कि एक दिन अचानक एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ उसे प्रिंसेस एल्टीना मिलती है जो उससे हीरो बनने और बुरे राक्षसों को हराने में मदद मांगती है। लेकिन जेंजो जो कि एक जानवर प्रेमी है उसके इस प्रस्ताव को मना कर देता है। फिर जेंजो एक चौंकाने वाला कदम उठाता है और प्रिंसेस को जर्मन सुप्लेक्स मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद दो आपराधिक बीस्टमैन भाई बहन मीसा और वोल्फगैंग गेंजो को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन गेंजो अपनी ताकत से वोल्फगैंग को हरा देता है। फिर जेंजो को एक और अपराधी एडगर का सामना करना पड़ता है जो एक भेड़िए लड़की शिगेर को गुलाम बनाना चाहता है। जेंजो शिगेर को बचा लेता है और एडगर की बुरी योजनाओं को नाकाम कर देता है। फिर शिगेर जेंजो को हंटर के गिल्ड में ले जाती है जहाँ लोग पैसे कमाने के लिए मिशन करते हैं। गिल्ड का मास्टर जेंजो को एक कठिन मिशन देता है जिसमें उसे सर्वेरस नामक खतरनाक कुत्तों के झुंड को मारना होगा, लेकिन जेंजो इन कुत्तों को मारने के बजाय उन्हें पकड़कर पालतू बना देता है और उसे बीस्ट किलर का नाम मिल जाता है। कुछ दिन बाद जेंजो अपना पहला इरादा बदलता है और तय करता है कि वो बुरे जानवरों को मारने के बजाय उन्हें पकड़कर बेचने का काम करेगा। शिगेर जो कि पैसे की तलब में है जेंजो के साथ पालतू जानवरों की दुकान खोलने का निर्णय लेती है। इस दौरान शिगेर एक रहस्यमय और विशाल चींटी जैसे जानवर को अपने साथ ले आती है। यह असामान्य समूह एक नई और रोमांचक यात्रा में निकल पड़ता है जहाँ उनकी बीस्ट किलिंग यात्रा उनके व्यावसायिक लक्ष्यों से जुड़ जाती है। इस यात्रा में रोमांच, चुनौतियाँ और मनुष्य और असाधारण जीवों के बीच रिश्तों का आदान प्रदान होता है। जेंजो और शिगेर की दुनिया में पैसों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जाती है और अपनी खुद की दुकान खोलने के सपने को साकार करने के लिए वे पैसे जमा करने का योजना बनाते हैं। हालांकि शिगेर के एडगर से बकाया कर्ज की वजह से यह और भी जरूरी हो जाता है। एक दिन जब जेंजो को बीस्ट किलर नाम से पुकारा जाता है तो वह चौंक जाता है और गुस्से में आकर वो उस व्यक्ति को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वह व्यक्ति पास की दीवार से टकरा जाता है। जेंजो इस नाम को कतई स्वीकार नहीं करता और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। फिर जेंजो एक दुर्लभ सैलेमेंडर को पकड़ने का निर्णय लेता है, लेकिन उसकी योजना में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हिटहेज गिल्ड का एक मजबूत योद्धा गेंजो को अपनी प्रतिष्ठित टीम में शामिल करने का निमंत्रण देता है, लेकिन जब जेंजो को यह पता चलता है कि हिटहेज और उसकी टीम सैलेमेंडर का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वह उनका साथ नहीं देता, उल्टे वह हिटहेज को ही अचेत कर देता है। इसके बाद वो सैलेमेंडर की जान बचाता है। इस बीच शिगेर अंततः एडगर को अपना कर्ज चुका देती है और वोल्फगैंग जो कि गेंजो की शक्ति से डरता था अब और भी ज्यादा सतर्क और भयभीत रहता है। इसी दुनिया के किसी कोने में लिंडा ब्री नाम की एक लड़की है जो मानव और ड्रैगन जाति की मिश्रित उच्च वर्गीय इंसान है। वो अपने बेजान आहार से उब चुकी होती है। वह नए और रोमांचक स्वादों की तलाश में अपने कुलीन जीवन शैली को छोड़ देती है जिससे उसका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेता है। गेंजो का जानवरों का संग्रह बढ़ता जा रहा है और अब उसे और ज्यादा पैसे जुटाने की आवश्यकता महसूस होती है। पैसे को जल्दी जुटाने के लिए वो एक कठिन लेकिन लाभकारी कार्य स्वीकार करता है जिसमें एक झुंड उग्र ऑक्स को रोकने का काम होता है। इधर लिंडा ब्री की वैम्पायर मेट कार्मिला को लिंडा के गायब होने की जानकारी मिलती है। उधर गेंजो आर्क किंग के किले में जाने को तैयार होता है ताकि वह उन उग्र आर्क को शांत कर सके। जब वह और आर्क किंग आपस में भिड़ते हैं तो उनकी ताकत बराबरी की प्रतीत होती है। हालांकि जेंजो अपनी दृढ़ता और लड़ाई की क्षमता से विजय हो जाता है। उसकी जीत के बाद आर्क किंग का सम्मान और प्रशंसा भी प्राप्त करता है। इस जीत से उसे जो धन मिलता है उससे जेंजो आखिरकार अपना सपना पूरा करने में सफल होता है और अपनी पालतू जानवरों की दुकान खोलने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। लेकिन जेंजो की सफलता की यात्रा तब एक अप्रत्याशित रोड ब्लॉक से टकरा जाती है जब बैंक से लोन पाना उम्मीद से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होता है। जैसे ही जेंजो अपने खुद के पालतू जानवरों की दुकान खोलने के कगार पर होता है उसकी खुशी पर एक बड़ा सा धक्का लगता है। बिना जरूरी लोन के पालतू जानवरों को खिलाना और उनकी देखभाल करना आसानी रूप से महंगा हो गया था। इस मुश्किल के समय में गेंजो अपने बगीचे में लिंडा ब्रिया को पाता है जो खुद की भूख को मिटाने के लिए हिरोयुकी को निगलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेंजो ऐसा होने नहीं देता। उससे मिलना जेंजो के जीवन का एक नया मोड़ था। उसी समय जेंजो को शहर में एक खतरनाक ड्रैगन के बारे में अफवाहें सुनने को मिलती है जो स्थानीय लोगों को आतंकित कर रहा था। जेंजो ने इसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने का एक उचित अवसर माना और उसने ड्रैगन को पकड़ने का निर्णय लिया। जेंजो ने अपनी कुश्ती की ड्रेस पहने हुए एक जाल बिछाया, लेकिन अनजाने में लिंडा ब्री को ही फंसा लिया।
उसी रात एक शिकारियों का समूह जेंजो से टकराता है और उसे गलत समझ बैठता है। उसकी पारंपरिक पोशाक को देखकर उन्हें संदेह होता है कि कहीं यह मास्क पहना इंसान उस लड़की को किडनैप तो नहीं कर रहा। खैर वो किसी तरह इस समस्या से तो निकल ही जाता है, पर दूसरी मुश्किल उसके सामने खड़ी थी। कार्मिला भी जेंजो को लिंडा का किडनैपर समझने लगती है और उसका सामना करने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन आरोपों से बेखबर जेंजो के अद्वितीय कुश्ती क्षमता के सामने वह टिक नहीं पाती। पेट शॉप में वापस आने पर लिंडा ब्रिया एक चौंकाने वाला रहस्य खोलती है कि वह 4 शाही घरानों में से एक से संबंधित थी, जो सीधे राक्षसों के राजा की सेवा करते थे। जैसे ही जेंजो इस रहस्य को समझ ही रहा था कि कार्मिला फिर से सामने आती है, लेकिन इस बार जेंजो ने मास्क के बिना शिगेर की सलाह पर पवित्र जल और लहसुन का उपयोग करके कार्मिला को निष्क्रिय करने का फैसला किया। फिर लिंडा ने अपने भाग जाने का असल कारणों को उन्हें बताया। उनकी बातों को सुन जेंजो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह उसकी विनती को स्वीकार करते हुए उसे अपनी शॉप में काम में रखने का निर्णय ले लेता है। वह प्यार से उसे एक नाम भी देता है, हानाको। जेंजो को यह पता चलता है कि जो ड्रैगन वास्तव में तबाही मचा रहा था वह और कोई नहीं बल्कि कार्मिला थी, जो निर्दोष लोगों का खून चूस रही थी। जेंजो ने देर न करते हुए जल्दी से कार्मिला को जवाब दिया और उसे एक शानदार जर्मन सुप्लेक्स मारकर हमेशा के लिए उसे हरा दिया। इधर प्रिंसेस अल्टीना को तब बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसने सुना कि उसके गार्ड्स और पुजारी उसे प्रिंसेस बटोक्स कहकर पुकारते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और महल में हलचल मच जाती है। इधर शिगेर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उनकी पेट शॉप का पैसा तेजी से घट रहा था। हानोका की भूख, कार्मिला की शराब पीने की आदत और पालतू जानवरों के भोजन की बढ़ती कीमतें समस्या को और बढ़ा रही थी। बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा अगर वे बड़ी रकम का डाउन पेमेंट नहीं कर सकते। यह सुनकर जेंजो ने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे। उसने सभी को एक साथ बुलाया और सबको यह कहा कि वे किसी भी तरीके से पैसे जुटाने का उपाय खोजे। गिल्ड मास्टर ने जेंजो को एक खतरनाक ग्रिफिन का शिकार करने का काम सौंपा। जब जेंजो ने देखा कि हीटहेज उसे मारने की योजना बना रहा था तो उसने उस ग्रिफिन को बचाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो ग्रिफिन के पास पहुंचा, जेंजो ने यह दुखद सच्चाई जानी कि ग्रिफिन के माता पिता अपने बच्चों को लड़ने के लिए मजबूर करते हैं और जो कमजोर होते हैं उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह सच जानकर जेंजो ने ठान लिया कि वह उन निर्दोष प्राणियों को बचाएगा। जेंजो ने अपनी सहानुभूति और दयालुता से प्रेरित होकर एक साहसी कदम उठाया। उसने सबसे कमजोर ग्रिफिन को अपने संरक्षण में ले लिया और यह वादा किया कि वह उसका नया गार्जियन बनेगा। लेकिन उसकी बहादुरी के बावजूद उसे एक तेज हमले का सामना करना पड़ा जिसमें वह बेहोश हो गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से हानोका ने गेंजो को बचाया और उसे घर वापस लाकर उसकी जान बचाई। इस बीच कार्मिला, जिसे एक वयस्क ग्रिफिन ने खा लिया था, अपनी दुखद मौत के बाद जेंजो के बगीचे में दफन हो गई। हालांकि जेंजो को उम्मीद थी कि वह फिर से जीवित हो सकती है। समय के साथ शिशु ग्रिफिन काफी जल्दी से बड़ा हो गया, जिससे पालतू भोजन की लागत में और ज्यादा बोझ पड़ने लगा। फिर भी शिगुरे ने धैर्य बनाए रखा क्योंकि उसने हाल ही में हीटहेज के खोए हुए तलवार को बेचकर एक छोटी सी संपत्ति अर्जित की थी। इसके बाद कहानी में एक नया किरदार आता है, मैकाडेमियन ओग्रे, जो एक प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान है और जिसे मंच में माओ के नाम से जाना जाता है। माओ हमेशा से जेंजो को हराना चाहता था, लेकिन अचानक एक दिन जब जेंजो गायब हो गया, इस घटना के बाद माओ गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने किसी से भी कुश्ती ना करने का मन बना लिया, सिवाय जेंजो के। इस बीच वोल्फगैंग और उसकी दोस्त ने जेंजो की अनुपस्थिति का फायदा उठाने का सोचा और हेरुयुकी को चुराने की योजना बनाई। हालांकि उनकी यह योजना बेकार हो गई जब जेंजो के वफादार साथी बीस्ट ने उनके रास्ते में आकर उनकी चोरी को नाकाम कर दिया और वोल्फगैंग को डराकर भगा दिया। जब गेंजो ने हेरुयुकी के अपहरण की साजिश के बारे में सुना तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने वोल्फगैंग से निपटने का निर्णय लिया। उसकी कार्यवाही इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शक उसकी बहादुरी से मंत्रमुग्ध हो गए। यह दृश्य जेंजो को अपने पुराने कुश्ती के मुकाबले की याद दिलाता है, खासकर माओ के साथ। माओ, जो अब तक जेंजो से बदला लेने के बारे में सोच रहा था, अचानक प्रिंसेस जोआना द्वारा एक रहस्यमय क्षेत्र में बुलाया जाता है। वह माओ से मदद मांगती है ताकि वह प्रिंसेस अल्टीना द्वारा बुलाए गए हीरो को हराने में उसकी मदद कर सके। माओ, जो अब तक जेंजो से अपनी हार का बदला लेने के बारे में सोचता था, इस प्रस्ताव से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोआना के साथ एक नई साहसिक यात्रा पर निकल पड़ता है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती है, जोआना की गहरी शत्रुता और घिनौनी चालें सामने आती है, जो कि हानोका के साथ उसके बचपन के दिनों से जुड़ी हुई थी। जोआना, जो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, कार्मिला को हटाने का एक चालाक तरीका अपनाती है। वह
अपने शक्तिशाली वैम्पायर मेट रोज को भेजती है ताकि वह कार्मिला को परास्त कर हनुका के विश्वास को हिला सके। लेकिन जोआना के खतरनाक खेल का कुछ और ही परिणाम निकलता है। हनुका, जो पहले कार्मिला की हार को स्वीकार करती है, अचानक अपनी पूरी ताकत से जोआनो और रोज को हराकर उन्हें अपमानित कर देती है। लेकिन अब भी वह अपना चाल चलना नहीं छोड़ती। अब उसका अगला निशाना उसका हीरो जेंजो है। वह जेंजो को हराकर अपना पल्ला भारी करने का सोचती है। इस विश्वास के साथ जोआना माओ को बुलाती है और उसे जेंजो को हराने का कार्य सौंपती है। इस बीच हनुका अपने पुराने दिनों की यादों में खोई रहती है, खासकर कार्मिला की मजेदार अक्षमताओं की। एक दिन वह जेंजो को बगीचे में कार्मिला को दफनाते हुए देखती है, बिना यह जाने कि एक रहस्यमय नीले बालों वाली लड़की चुपके से जेंजो की हरकतों को देख रही है। सिल्स नाम की यह नीले बालों वाली लड़की जेंजो से संपर्क करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे बीस्ट किलर कहकर पुकारती है, जेंजो उसे उसी समय पनिशमेंट दे देता है। सिल्स, जो कि एक लिजर्ड मैन है, अपनी वंशावली के कारण गिल्ड के अन्य शिकारियों से अपमानित होती रहती है और अब वह इसके लिए जेंजो से मदद मांगने आई है। जेंजो, जो पहले सिल्स के स्किल्स को देखकर थोड़ा असहज होता है, अब उसकी मदद करने का निर्णय लेता है और उनके बीच एक मजबूत संबंध विकसित होता है। प्रशिक्षण के दौरान सिल्स अपनी आंतरिक इच्छाओं को उजागर करती है और जेंजो को बताती है कि वह क्यों चाहती है कि जेंजो उसे प्रशिक्षित करे। गिल्ड में उसे उसकी लिजर्डमैन वंशावली की वजह से तिरस्कार और मजाक का सामना करना पड़ रहा था। यह जानकर जेंजो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यह ठान लेता है कि वह सिल्स को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। जेंजो शिकारियों का सामना करता है और वह उन्हें बेमिसाल हमले के साथ उन्हें उनके किए पर शर्मिंदा करवाता है। सिल्स को भी एक बड़ा सबक मिलता है कि उसे अपने पूर्वाग्रहों को पार करना होगा और अपनी असल क्षमताओं को पहचानना होगा। जेंजो का यह सिखाने का तरीका सिल्स को प्रेरित करता है और वह अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने का संकल्प करती है ताकि न केवल वह एक अच्छी शिकारी बने बल्कि एक बेहतर इंसान भी बने। इस यात्रा में जेंजो और सिल्स दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं और इस प्रक्रिया में शिगुरे, कार्मिला और हानाको भी इस मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, जिसे यह यात्रा और भी ज्यादा समृद्ध हो जाती है। जेंजो का निर्णय और कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेने का विचार उसके पुराने जुनून को फिर से जागृत करता है, लेकिन इस बार वह टूर्नामेंट को कुछ अलग तरीके से आयोजित करना चाहता है, जिसमें जंगली जीवों को भी मुकाबले में शामिल करने का विचार है। यह योजना टूर्नामेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकती है। टूर्नामेंट में भाग लेने का विचार न केवल उसके धन की आवश्यकता को पूरा करती बल्कि उसे अपनी पुरानी कुश्ती की रोमांचक दुनिया से जुड़ने में भी मदद करती है। हालांकि क्लॉस, जो कि एक चालाक व्यक्ति है, जेंजो को बीस्टमैन को टूर्नामेंट में शामिल करने का सुझाव देता है, जो और भी दिलचस्प हो सकता है। इस प्रस्ताव से जेंजो को एक नई दिशा मिलती है और वह अपने मुकाबलों में कुछ नया करने का सोचता है। साथ ही जेंजो एक और रणनीति बनाता है जिसमें वह कुबोल्ड दंपति को देख उसके पति को आमंत्रित करने का फैसला करता है ताकि वह भी मुकाबले में भाग ले सके। लेकिन कुबोल्ड पति जेंजो के इरादे को गलत समझता है और वह उसे एक व्यक्तिगत चुनौती मानता है। दोनों के बीच एक गर्मा गर्म संघर्ष भी होती है। यह संघर्ष जेंजो के पक्ष में समाप्त होता है, लेकिन बाद में उनके बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाती है। सुगुरे को जब पता चलता है कि टूर्नामेंट में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं तो वह गुस्से से भर जाती है और जेंजो पर धन के गलत तरीके से प्रबंधन का आरोप लगाती है। इसी बीच सैनिक जेंजो को पकड़ लेते हैं और प्रिंसेस अल्टीना उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन जेंजो उन्हें मात दे देता है और उसकी असमर्थता का मजाक उड़ाता है। इस दौरान जोआना माओ को जेंजो की ताकत और उसकी उपलब्धियों के बारे में बताती है, जिससे माओ भी काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। जेंजो, जो अपनी ताकत दिखाते हुए एक खतरनाक जानवरों के गिरोह को हराता है, डीमन किंग से युद्ध करने से मना कर देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इस पर प्रिंसेस अल्टीना उसे खत्म करने का आदेश देती है, लेकिन जेंजो बिना किसी कठिनाई से सैनिकों को हरा देता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। उधर जोआना माओ को अपनी बीस्टमैन सेना का नेतृत्व सौंप देती है। हालांकि अल्टीना को जेंजो को हीरो बनाने के लिए मनाने में सफलता नहीं मिलती। जेंजो को यह जानकारी मिलती है कि हीट एज फिर से गिल्ड में वापस आना चाहता है, लेकिन उसे फिर से खारिज कर दिया जाता है। जब लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि जेंजो डीमन किंग के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है, तो सभी शिकारियों को लगता है कि अगला हीरो जेंजो ही है। लेकिन हानाको चिंतित हो जाती है क्योंकि उसके परिवार की डेमन किंग से पुरानी निष्ठा है। तभी अल्टीना उसे बताती है कि एक और डेमन किंग को बुलाया गया है, लेकिन जेंजो अपनी स्थिति पर अडिग रहते हुए उसके रिक्वेस्ट को फिर से ठुकरा देता है। इधर माओ जेंजो की जानकारी हासिल करने के लिए ऑक्स पर हमला कर देता है और उसे उसके बारे में काफी जानकारी भी हासिल होती है। बाद में जेंजो को माओ के बारे में पता चलता है और यह घटनाएं एक बड़े टकराव की ओर इशारा करती है। अल्टीना जेंजो से नागरिकों की रक्षा करने का अनुरोध करती है, लेकिन जेंजो उसकी बातों से प्रभावित नहीं होता और उदासीन रहता है।
इसी बीच जेंजो को यह पता चलता है कि हिरोयुकी जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कहीं गायब हो गया है। क्लॉस जेंजो को सूचित करता है कि हिरोयुकी एक अमीर व्यक्ति के महल में है। यह बात सामने आती है कि उस अमीर ने हिरोयुकी को अपनी बेटी के लिए खरीदा है और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शायद इसके लिए उसे काफी पैसे देने होंगे। अल्टीना इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वह धन जुटाने के लिए अपने महल की ओर लौटने की कोशिश करती है। लेकिन जब तक वह लौटती है तो सब कुछ पहले से ही बदल चुका होता है, जिससे वह निराश हो जाती है। जेंजो अपने घर लौटता है और वह जोआना, रोज और माओ को अपनी दुकान में पाता है, जिससे पुरानी प्रतिद्वंदिता और बहसें फिर से सामने आती है। इसी बीच कार्मिला, जोआना और हानाको के बीच बहस हो रही होती है, लेकिन माओ जेंजो को एक अंतिम मुकाबले के लिए चुनौती देता है। जेंजो इस चुनौती को स्वीकार करता है और एक टफ मुकाबले में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त करता है। जोआना भी हानाको को चुनौती देने का विचार करती है, यह सोचते हुए कि यह मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक होगा। क्लॉस यह सुझाव देता है कि इन मुकाबलों को अगले टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया जाए और सब लोग इस विचार से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद कार्मिला जेंजो से गुपचुप तरीके से कुश्ती की कला में प्रशिक्षण लेने के लिए संपर्क करती है, ताकि वह अपने कौशल को बेहतर कर सके और रोज को हरा सके। जेंजो उसे प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस तरीके की तकनीकें उसे सिखानी चाहिए। इस बीच क्लॉस और शिगुरे कुश्ती के रिंग को फिर से डिजाइन करते हैं ताकि दर्शकों की मांग को पूरी की जा सके। जेंजो एक महाकुश्ती टूर्नामेंट का योजना बनाता है, जिसमें 5 मुकाबले होंगे और इसमें मिशा, वोल्फगैंग और यहाँ तक कि प्रिंसेस अल्टीना भी शामिल होते हैं। पहला मुकाबला काफी रोमांचक होता है, जिसमें हीटेज और अल्टीना की टीम जोआना की सेना के राक्षसों से भिड़ती है। वे कड़ी मेहनत और रणनीति से विजय होते हैं और अल्टीना को सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरे मैच में कुबोल्ड हस्बैंड और आर्क किंग जोआना की सेना के शक्तिशाली साइक्लोप्स से भिड़ते हैं। हालांकि वे असंभव परिस्थिति का सामना करते हुए जीत हासिल करते हैं। तीसरे मैच में मिशा और वोल्फगैंग जोआना की सेना के गोरिल्ला राक्षसों से लड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों में कमी महसूस होती है और वे हार जाते हैं। चौथे मैच में कार्मिला अपनी नई कुश्ती कौशल का परीक्षण करने के लिए रिंग में प्रवेश करती है, लेकिन वह रोज के खिलाफ हार जाती है और एक जर्मन सुप्लेक्स से नॉकआउट हो जाती है। लेकिन जेंजो उसकी मेहनत की सराहना करता है और हानाको भी कार्मिला को उसके संघर्ष के लिए बधाई देती है। कार्मिला को उसकी मेहनत का फल मिलता है और वह खुशी से आंसू बहाती है, क्योंकि उसने खुद के लिए संघर्ष किया। अब टूर्नामेंट अपने चरम पर पहुंच चुका है और अंतिम मैच जेंजो और माओ के बीच होने वाला है। माओ अपने गुस्से का इजहार करते हुए जेंजो पर डरपोक होने का आरोप लगाता है। दोनों के बीच काफी भयंकर मुकाबला होता है और इस दौरान वे अपनी परेशानियों और संघर्षों को भी साझा करते हैं। मैच के दौरान हमें यह पता चलता है कि माओ जानवरों से काफी ज्यादा घबराता है, लेकिन जोआना और रोज इसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जेंजो और माओ के मुकाबले के बीच अड़चन पैदा करता है। यह लड़ाई एक विशाल उथल पुथल में बदल जाती है, जिसमें बीस्टमैन और शिकारी भी शामिल हो जाते हैं। खैर आखिर में जेंजो माओ को हराकर विजय हो ही जाता है और दोनों के बीच की राइवलरी भी समाप्त हो जाती है। जोआना अपने विदाई के समय हानाको को एक चेतावनी देती है और उसे हीरो के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी याद दिलाती है। शिगुरे टूर्नामेंट से प्राप्त लाभों के बावजूद यह स्वीकार करती है कि इस घटना ने मानव और बीस्टमैन के बीच एकता और समझ को बढ़ावा दिया है। प्रिंसेस अल्टीना, जो टूर्नामेंट से बेहद प्रभावित हुई है, अगली बार के टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करती है। माओ अपने व्यक्तिगत विकास और प्रशिक्षण को जारी रखने के सफर में निकल जाता है, जबकि जेंजो और उसके साथियों को एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक मिनोटोर को हराना शामिल है। तो वे फिर से यात्रा में निकल पड़ते हैं और इस तरह एक अद्भुत कुश्ती टूर्नामेंट का समापन होता है, लेकिन उनके लिए नए रोमांच की शुरुआत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।